हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। बेयर एक्ट की हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज में हम करेंटली पढ़ रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस के बारे में। फिर पिछले लेक्चर में हमने कॉपीराइट एक्ट के बारे में बात की थी, उसका इंडेक्स शॉर्ट में डिस्कस किया था, नहीं देखा हो जरूर देखना। आज हम बात करेंगे पेटेंट एक्ट के बारे में। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी कॉमेंट में कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस में देखोगे तो आईपीआर से आते हैं 2 सवाल, एक्ट होते हैं इसके अंदर 4-5। बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, एग्जाम सिर पे है बिल्कुल आपका। मेन पीवाईक्यूज कर लो और एक्ट के इंडेक्सेस ठीक से एक बार देख लो कि आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम कहाँ आती है। मैं बहुत शॉर्ट में बात अगर बोलूं, बच्चे यही नहीं जान पाते कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, कि कॉपीराइट में दिया है कि ट्रेड है कि पेटेंट में दिया है, इनके बीच का फर्क ही नहीं पता होता आधे बच्चों को। तो ये सिचुएशन आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इनके बीच का फर्क पता होना चाहिए, इंडेक्स में क्या क्या टॉपिक कवर्ड है वो होने चाहिए। ठीक है, उतना ही हमने डिस्कस किया है, बस उससे ज्यादा नहीं। तो पिछले में हमने कॉपीराइट की बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं आगे। ठीक है, चैनल पे जाओगे पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज बना रखी है। आईपीआर की भी है, आपको 2014 से लेकर लेटेस्ट जो भी एग्जाम हुआ है उसके सारे पीवाईक्यूज उसमें कवर्ड मिलेंगे। बहुत डिटेल में कवर्ड है, कैसे सॉल्व करना है सब कुछ सिखाया हुआ है, तो जरूर देखना जाके। ठीक है, चलो मुद्दे पे आते हैं। पेटेंट्स एक्ट 1970 में आया था। चैप्टर 1 देखोगे, प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, डेफिनेशन, भगवान के लिए डेफिनेशन का सेक्शन हर बैराक का देख के जाना, क्योंकि उसके अंदर 25-30 डेफिनेशंस दी होती हैं और मोस्टली डेफिनेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली माइनर लॉज में, जैसे कॉपीराइट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, साइबर लॉ हो गया जो आईटी एक्ट है, इनके डेफिनेशन के सेक्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको जरूर देखना। चैप्टर 2 में इन्वेंशन नॉट पेटेंटेबल, कोई भी इन्वेंशन है वो पेटेंटेबल नहीं होता है। क्या चीजें इन्वेंशन नहीं है ये बात की है सेक्शन 3 में, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। 3-4 चीजें दे दें और आपसे बोल दे बताओ इसमें से क्या इन्वेंशन नहीं है। सेक्शन 4 कहता है इन्वेंशन रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी नॉट पेटेंटेबल। अगर आपने कोई आविष्कार कर लिया है जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, उसको आप पेटेंट करा के नहीं बैठ सकते कि ये तो मेरा पर्सनल है, बिल्कुल भी नहीं। जिसको नहीं पता, पेटेंट का मतलब होता है मैंने किसी चीज का आविष्कार किया है तो मैं पेटेंट करा सकती हूँ, ये मेरा है, मैंने बनाया है। अब इसको कोई और यूज करना चाहे तो मैं इसे बेच सकती हूँ कल को उसे, ठीक है, पैसे लेके दे सकती हूँ यूज करने को, तो मेरा पेटेंट है। कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, ये मेरा बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये पेटेंट है मेरा। ओके, तो इन्वेंशन अगर एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है तो पेटेंटेबल नहीं है। चैप्टर 3 में एप्लीकेशन फॉर पेटेंट, अगर पेटेंट की एप्लीकेशन देनी है तो क्या होगा। पर्सन एंटाइटल टू अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन कैसे करोगे, इन्फॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग रिगार्डिंग फॉरेन एप्लीकेशन, प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, कंटेंट क्या होगा उस स्पेसिफिकेशन का, प्रायोरिटी डेट्स ऑफ क्लेम फॉर अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो बेसिकली एप्लीकेशन से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन यहाँ आंसर होंगे। चैप्टर 4 पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट, ऊपर आपने अप्लाई किया, अब एप्लीकेशन का पब्लिकेशन और एग्जामिनेशन कैसे होगा ये बात आगे की गई है। 11A में पब्लिकेशन की बात की है, 11B में रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं होता मैंने एक बल्ब लिया और बोला मैंने आविष्कार किया और जाके अप्लाई कर दिया, भाई वो चेक भी तो करेंगे पहले मैं ही हूँ, मैंने ही आविष्कार किया है कि नहीं, किसी और ने तो नहीं किया है। एप्लीकेशन वो चीज एक्चुअली कुछ है भी कि नहीं, कि फालतू का कुछ सामान है, काम भी नहीं करता और मैं जबरदस्ती का क्लेम कर रही हूँ। तो पेटेंट आपको अप्लाई करते हो, आप अप्लाई करने के बाद उसका पूरा एग्जामिनेशन होता है, उसे टेस्ट किया जाता है, ये भी चेक किया जाता है, ऐसा ना हो पहले से किसने कर रखा हो मुझे ही नहीं पता था, चेक होता है किसी और ने पहले से तो नहीं अप्लाई कर रखा है एक्सेट्रा, ताकि आपकी चीज चोरी ना हो जाए। सिंपली समझो, मैंने मान लो एक बल्ब बनाया पहली बार, पर मेरे रूममेट ने भी देख लिया और उसने भी बना लिया, चोरी कर लिया मेरा फॉर्मूला और मेरा तरीका, और वो जाके पेटेंट अप्लाई कराया। अब मैं चिल्लाती रहूं मेरा था, केस करते रहो, पर भाई वही है ना, पहले कौन कराया वाली बात हो जाती है। फिर मुझे पूरा प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा आइडिया था, इसने चुराया एक्सेट्रा। तो इसलिए बोलते हैं कभी कुछ नया हो तो तुरंत पेटेंट पे डालना चाहिए लोगों को। तो पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट की जाती है एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। 13 में बात की है सर्च फॉर एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन एंड बाय प्रायर क्लेम, वही की किसने पहले तो नहीं अप्लाई कर रखा है। 14 है कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनर बाय द कंट्रोलर। 15 में अब यहाँ से पावर्स ऑफ कंट्रोलर, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन सी पावर्स हैं 15 से शुरू होती हैं। रिफ्यूज और रिक्वायर अमेंड एप्लीकेशन इन सर्टेन केसेस, वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज भी कर सकते हैं या उसमें कुछ अमेंडमेंट या चेंजेस करने को कह सकते हैं। Power to make orders respecting division of application, to make orders respecting dating of application, in case of anticipation, in case of potential infringement, infringement क्या है पीछे कॉपीराइट में पढ़ा था, तो potential infringement यानी चांसेस है कि आप किसी और का कुछ infringement कर रहे हो, तो उस केसेस में क्या बोलेंगे वो। Power of controller to make orders regarding substitution of applicants etc.
21 में टाइम फॉर पुटिंग एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट, ठीक है, इस पे भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। चैप्टर 5 ऑपोजिशन टू ग्रांट ऑफ पेटेंट्स, 25 में ऑपोजिशन टू द पेटेंट, अगर किसी का अप्लाई किया हुआ है ऑपोजिशन कैसे होगा। 26 में इन केस ऑफ ऑब्टेनिंग कंट्रोलर मे ट्रीट द पेटेंट एज द पेटेंट ऑफ ओपोनेंट, और 28 मेंशन ऑफ इन्वेंटर एज सच इन पेटेंट। चैप्टर 6 एंटिसिपेशन, यानी आने वाला, एंटिसिपेशन मतलब कुछ जो होने वाला है, ठीक है। तो 29 में एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन, by previous communication to government, by public display, by public working, by use and publication after provisional specification. 34 में कहा है no anticipation if circumstances are only as described in 29, 30, 31 and 32, ठीक है। तो 21 कब एंटिसिपेशन नहीं होगा ये भी बताया है। तो मान लो मैंने पहले ही पब्लिश कर दिया कि मेरा काम था ये, या मैंने पब्लिक डिस्प्ले में वो चीज दिखा दी जो मैंने बनाई थी, उसके बाद पेटेंट अप्लाई किया, तो प्रीवियस एंटिसिपेशन कैसे वर्क करता है यहाँ बताया है। चैप्टर 7 प्रोविजंस फॉर सीक्रेसी ऑफ सर्टेन इन्वेंशन, कुछ इन्वेंशन होते हैं जिनको लेके सीक्रेसी मेंटेन करनी जरूरी होती है, खासकर अगर वो देश की सिक्योरिटी, सेफ्टी, न्यूक्लियर, कुछ भी ऐसे मुद्दे से रिलेटेड है। तो 35 है सीक्रेसी डायरेक्शंस रिलेटिंग टू इन्वेंशंस रेलेवेंट फॉर डिफेंस पर्पसेस, सीक्रेसी डायरेक्शंस टू बी पीरियोडिकली रिव्यूड, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उन सीक्रेसी डायरेक्शंस के, रेवोकेशन ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शंस एंड एक्सटेंशन ऑफ टाइम, रेसिडेंट्स नॉट टू अप्लाई फॉर पेटेंट्स आउटसाइड इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन। अब मैंने अगर एटॉमिक एनर्जी के केस में कोई बढ़िया आविष्कार कर लिया है, तो मैं फॉरेन में जाके उसका पेटेंट पहले नहीं अप्लाई कर सकती, ठीक है, आप नहीं करोगे ऐसा प्रायर परमिशन के बिना। लाइबिलिटी फॉर, ऑल्दो वो तो हमने पढ़ाई की पेटेंट कर ही नहीं सकते, बट स्टिल पहले यहाँ के हो, पहले यही अप्लाई करोगे अपने देश में। लाइबिलिटी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 35 और 39, इनको कॉन्ट्रवीन करोगे तो क्या होगा। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कंट्रोलर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, 42 में है सेविंग्स रेस्पेक्टिंग डिस्क्लोजर टू गवर्नमेंट, ठीक है। चैप्टर 8 ग्रांट ऑफ पेटेंट एंड राइट कन्फर्ड देयरबाय, अब सारी कहानी हो गई, अब पेटेंट ग्रांट कर दिया गया है, तो ग्रांट होगा तो क्या होगा। अमेंडमेंट ऑफ पेटेंट ग्रांटेड टू डिसीज एप्लीकेंट, कोई मर चुका है तो उस केस में पेटेंट ग्रांट होगा तो क्या अमेंडमेंट्स होंगे, डेट क्या होगी, फॉर्म, एक्सटेंट एंड इफेक्ट क्या होगा उस पेटेंट का। ग्रांट ऑफ पेटेंट टू बी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, क्या कंडीशंस होंगी वो यहाँ बताई हैं। राइट्स क्या होंगे उस इंसान को जो पेटेंटी है, पेटेंटी मतलब जिसके नाम पे पेटेंट है, ठीक है। 49 पेटेंट राइट्स नॉट इन्फ्रिंज्ड when used on foreign vessels etc temporarily or accidentally in India। 50 है राइट्स ऑफ को ओनर ऑफ पेटेंट, जो यहाँ पे राइट्स ऑफ पेटेंटीज बताया था, यहाँ को ओनर की बात की गई है। 51 पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शन टू को ओनर्स। 52 में है ग्रांट ऑफ पेटेंट टू ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय अनदर इन फ्रॉड ऑफ हिम। 53 है टर्म ऑफ पेटेंट, कितने टाइम का क्या पेटेंट का टर्म होता है। चैप्टर 9 पेटेंट्स इन एडिशन, पेटेंट्स ऑफ एडिशन, टर्म ऑफ पेटेंट, वैलिडिटी। चैप्टर 10 अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो 57 में बात की है अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड स्पेसिफिकेशन बिफोर कंट्रोलर। 58 में अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन बिफोर एपेलेट बोर्ड और हाई कोर्ट। 59 में सप्लीमेंट्री प्रोविजन एज टू अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन और स्पेसिफिकेशन, तो कुछ भी अमेंडमेंट है उससे रिलेटेड, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लोड नहीं लो। चैप्टर 11 रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट, कोई पेटेंट है लैप्स हो गया है उसको रिस्टोर करने को लेके क्या एप्लीकेशन होगी, क्या प्रोसीजर, राइट्स क्या होंगे एक्सेट्रा, ठीक है। चैप्टर 12 सरेंडर एंड रेवोकेशन, सरेंडर मतलब सरेंडर कर देना, वही है जो जानते हो, रेवोकेशन मतलब हटा देना। तो सरेंडर ऑफ पेटेंट, रेवोकेशन ऑफ पावर पेटेंट, रेवोकेशन ऑफ पेटेंट और अमेंडमेंट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑन डायरेक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट इन केस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। एंड रेवोकेशन ऑफ पेटेंट पब्लिक इंटरेस्ट में भी हो सकता है। रजिस्टर ऑफ पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 14 पेटेंट ऑफिस एंड इट्स एस्टैब्लिशमेंट, कंट्रोलर कौन है, अदर ऑफिसर्स कौन है, कौन कौन होता है, कितने टाइम के लिए, क्या इस पे क्वेश्चन आ सकता है। पेटेंट ऑफिस, उसकी ब्रांचेस, रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉइज ऑफ पेटेंट ऑफिस एज द राइट ऑफ द इंटरेस्ट इन पेटेंट्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज नॉट टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, भाई अब तुम ही ऑफिसर हो पेटेंट ऑफिस में, मैंने कुछ अप्लाई किया, तुम ही बाहर बता दो नया आविष्कार हुआ है, तो ये तो नहीं चलेगा ना। इस तरीके के क्या क्या राइट्स हैं। पावर ऑफ कंट्रोलर जनरली क्या होती है, सर्ट सिविल कोड की तरह ट्रीट करते हैं, टू कलेक्ट क्लरिकल एरर्स कर सकते हैं, करेक्ट वो, ठीक है। और एविडेंस से रिलेटेड एक्सेट्रा क्या पावर्स हैं। चैप्टर 16 वर्किंग ऑफ पेटेंट्स, कंपलसरी लाइसेंस एंड रेवोकेशन, यहाँ पे डिफाइन किया है पेटेंटेड आर्टिकल्स और पेटेंटी को, जनरल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू वर्किंग ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन, कंपलसरी लाइसेंस की बात की गई है, रेवोकेशन ऑफ पेटेंट बाय द कंट्रोलर, क्यों नॉन वर्किंग है इसलिए, पावर ऑफ कंट्रोलर टू एडजर्न एप्लीकेशन फॉर कंपलसरी लाइसेंस सर्टेन केसेस में,
और भी चीजें की पावर ऑफ कंट्रोलर, ग्रांटिंग कंपलसरी लाइसेंस, जनरल पर्पस क्यों ग्रांट करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होता है, यहाँ पे लिख लेना पेंसिल से, कंपलसरी लाइसेंस याद रहेगा, ठीक है। लाइसेंस ऑफ रिलेटेड पेटेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। और टर्मिनेशन की भी बात की है। चैप्टर 17 है यूज ऑफ इन्वेंशंस फॉर पर्पस ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ इन्वेंशंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने कोई इन्वेंशन की, उसको हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर ले कि इधर लाओ हमें दो, ठीक है। तो उस केस में मीनिंग क्या है यूज ऑफ इन्वेंशन का, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की वो इन्वेंशन को गवर्नमेंट के लिए यूज कर सकता है। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज इन रेस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ इन्वेंशन फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। एक्विजिशन ऑफ इन्वेंशन एंड पेटेंट क्या हो सकता है, क्या तरीके हैं, क्यों होता है, ये सब यहाँ बताया है। हाई कोर्ट को रेफर करोगे डिस्प्यूट्स के लिए, ठीक है। अब यही पूछ लें किसको रेफर करोगे, तो वो आंसर्स यहाँ दिए हैं। चैप्टर 18 सूट्स कंसर्निंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट। अगर कोई भी पेटेंट आपका इन्फ्रिंज हुआ है तो उसको लेके, सूट को लेके जो भी मामले हैं, क्या ज्यूरिसडिक्शन है, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, किस कोर्ट की पावर है क्या बोलने की, ठीक है। कौन से एक्ट इन्फ्रिंजमेंट में नहीं गिने जाते हैं, क्या रिलीफ दिए जाते हैं आपको, क्या लाइसेंसी के एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। चैप्टर 19 अपील्स की बात करता है, मोस्टली ओमिटेड है। देखो हाई कोर्ट से क्या अपील कर सकते हो, अपीयरेंस ऑफ कंट्रोलर इन लीगल प्रोसीडिंग। चैप्टर 20 पेनल्टीज की बात करता है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सीक्रेसी प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन इन्वेंशन, इस केस में क्या पेनल्टी होगी। फॉल्सिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन रजिस्टर, तब क्या होगा। unauthorized claim of patent right, refusal or failure to supply information practiced by non-registered patent agents, ऑफेंस बाय कंपनीज, एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज एंड अपील, ठीक है। तो पेनल्टी से रिलेटेड सारी बात चैप्टर 20 में है। 21 में पेटेंट एजेंट की बात की है, रजिस्टर कैसे होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, राइट्स क्या है, सब्सक्रिप्शन एंड वेरिफिकेशन, रेस्ट्रिक्शन क्या है ऑन प्रैक्टिस एज पेटेंट एजेंट, रिमूवल की बात करें, पावर ऑफ कंट्रोलर की बात करें, तो सब यहाँ पे डिस्कस की है। International arrangements chapter 22 में convention countries, notification as to countries not providing for reciprocity, convention applications, multiple priorities etc, ठीक है। miscellaneous section देखोगे तो बहुत बेसिक चीजें हैं यहाँ पे कि certain restrictive conditions को अवॉइड किया जाता है, determination of certain contract fees क्या होती है, restriction upon publication of specification, ठीक है। और भी बेसिक चीजें देखोगे तो एविडेंस ऑफ एंट्रीज डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन बाय इन्फेंटल यूनिटिक होगा तब क्या होगा, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेटेंट, लॉस और डिस्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा, पेटेंट टू बाइंड गवर्नमेंट एक्सेट्रा, बहुत रेलेवेंट नहीं है। पावर ऑफ हाई कोर्ट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा, रिपील ऑफ एक्ट्स, ठीक है। स्केड्यूल से आगे हम बेसिक सेक्शन 2 देखते हैं, जैसे हम मेजरली लेक्चर्स में कर रहे हैं। कब आया था एक्ट आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन को देखोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। असाइनी किसे कहते हैं, बुडापेस्ट ट्रीटी, केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कंट्रोलर कौन होता है, कन्वेंशन एप्लीकेशन, कन्वेंशन कंट्री, डिस्ट्रिक्ट कोड, एक्सक्लूसिव लाइसेंस किसे कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग किसे कहते हैं, हाई कोर्ट कौन है यहाँ पे, इंटरनेशनल एप्लीकेशन क्या है, इन्वेंशन किसे कहते हैं, इट मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब यहाँ इन्वेंटिव स्टेप था, इन्वेंटिव स्टेप किसे कहते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, न्यू इन्वेंशन किसे कहते हैं, ऑपोजिशन बोर्ड, पेटेंट किसे कहते हैं, इट मीन्स अ पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। पेटेंट एजेंट, हमने उसके बारे में पूरा एक चैप्टर देखा था, पर पेटेंट एजेंट अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको कहाँ मिल रही है, इस सेक्शन में, ठीक है। पेटेंट एजेंट मीन्स अ पर्सन फॉर द टाइम बीइंग रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज पेटेंट एजेंट। पेटेंटेड आर्टिकल एंड पेटेंटेड प्रोसेस किसे कहते हैं, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, पेटेंटी, पेटेंट ऑफ एडिशन, पेटेंट ऑफिस, पर्सन किसे कहते हैं, ठीक है। पर्सन इंटरेस्टेड, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, प्रेस्क्राइब किसे कहते हैं, प्रेस्क्राइब मैनर, प्रायोरिटी डेट, रजिस्टर, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर किसे कहते हैं, ये सारी बातें। अब जैसे ही हमने पढ़ा था पेट चैप्टर 2 में, इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल, व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस, तो फॉर एग्जांपल एक दो देख लेते हैं। An invention which is frivolous or which claims anything obviously contrary to well established natural laws। frivolous मतलब फालतू ऊपर की फर्जी की बात है, ठीक है, जबरदस्ती का मैं कुछ लेके चल गया हूँ, मैंने इन्वेंट किया, ठीक है, तो उसको इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। इसी तरीके की और चीजें भी दी हुई हैं, ठीक है। और चैप्टर सेक्शन 4 में दिया है इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी नॉट पेटेंटेबल, ये हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, देखो 3-4 चीजें दी हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्टली, ठीक है। फिर चैप्टर 5 में देखोगे हम मेजर मेजर सेक्शन देख रहे हैं। ऑपोजिशन टू द पेटेंट, कब कब अपोज किया जा सकता है, पूरा डिटेल में आ दिया है। ऑपोजिशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आके ढूंढोगे, मिल जाएगा इजिली, ठीक है।
और आगे देखोगे तो चैप्टर 8 में ग्रांट ऑफ पेटेंट, ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, ठीक है, पॉज करके पढ़ लेना। सरेंडर ऑफ पेटेंट पे भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, 3-4 पॉइंट दिए होते हैं, ऐसे में क्या होता है ना, 2-3 पॉइंट ही दे देते हैं, आपको बताना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वर्ड बाय वर्ड मैच करते हो, कौन सी बात गलत लिखी है सही लिखी है आप बता देते हो, ठीक है। सो वी आर डन विद पेटेंट्स एक्ट। आईपीआर के अंदर 2-3 एक्ट्स और हैं, हम उन्हें भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आपको एग्जाम के लिए क्या करना है, वंस अगेन आई एम सेइंग दिस, पीवाईक्यूज कर लो, बहुत ज्यादा नहीं है, 1 से 2 लेक्चर है, आधे घंटे में कवर हो जाएगा। जो भी बेयर एक्ट के हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, कॉपीराइट का देखो, पेटेंट का देखो, ट्रेड्समार्क और 1-2 जो हम कर रहे हैं वो देखो एंड साइड कर दो। 1 से 2 घंटे के ऊपर आपको नहीं देना है इसको, 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 3-4 एक्ट है और बल्कि बल्कि एक्ट है, हल्के फुल्के भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत टाइम नहीं देना है, अपना मेजर टाइम वेस्ट मत करो, एग्जाम पे ज्यादा फोकस करो। 2 क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट करो और साइड कर दो, इससे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो, मेजर सेक्शंस पे ज्यादा ध्यान दो। बट छोड़ के मत जाना, बैराक लेके जरूर जाना एग्जाम में, और एक बार इंडेक्स के थ्रू गो थ्रू कर लो कि क्वेश्चन आएगा, पेटेंट एजेंट पे क्वेश्चन आए तो आपको अंदाजा है कि कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्रिंजमेंट सिर्फ लिखा है अगर, तो आप कॉपीराइट और पेटेंट में कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, आप क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहे हो कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। इन्वेंशन की बात हो रही है तो आपको पता है कि इन्वेंशन है तो पेटेंट में जाना होगा। इस तरीके से आपको जब एक क्लैरिटी आ जाती है ना, तो पेपर में आंसर ढूंढना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। बाकी स्टे ट्यून्ड एंड बाकी लेक्चर्स भी जरूर देखना। कीप वॉचिंग, बाय बाय।